रेजिडेंशियल स्टेटस इसमें है बेटा लेटेस्ट अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 20 हाईली एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए बेटा। इवन कंफर्म कैटेगरी एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इसमें से। अमेंडमेंट क्या है ये सुनने पे ध्यान देना। इसके लिए एक बार इंडिविजुअल की बेसिक कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल की पहली बेसिक कंडीशन थी वो करंट ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए। इंडिविजुअल की सेकंड बेसिक कंडीशन थी करंट ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए और पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए। ये था बेटा। दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती थी तो रेजिडेंट होता था, अदरवाइज इंडिविजुअल क्या होता था बेटा, नॉन रेजिडेंट। एम आई मेकिंग सेंस? और इसी में फिर हमने पढ़ा था रेजिडेंट अगर हो जाता था दो एडिशनल कंडीशन देखते थे। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होती थी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो पाई या एक भी सेटिस्फाइड ना हो पाई, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। याद आ रहा है? एडिशनल कंडीशन 1 थी। एडिशनल कंडीशन जो 1 थी, 1 कंडीशन ये बोलती थी बेटा वो पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। और एडिशनल कंडीशन 2 क्या थी बेटा आपकी, पिछले 7 सालों में वो 730 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। यही था। अमेंडमेंट क्या आई है? अमेंडमेंट आई है बेटा फर्स्ट, पहली अमेंडमेंट डीम्ड रेजिडेंट, सेक्शन 6 क्लोज 1A नई सेक्शन आई है। जो बेसिक कंडीशन डिफाइन कर रखी थी ना वो 6(1) में थी बेटा, अब उसकी जगह एक नई सेक्शन आ गई, एक और 6(1)A। सेक्शन 6(1) तो है ही है, उसकी जगह एक नई सेक्शन हो रही है बेटा 6(1)A। ये बोलती है, ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड के ऊपर एम्फेसिस लेना, 2-3 बार बोलूंगा मैं फिर लिखवाऊंगा। एक इंडियन सिटीजन जो आउटसाइड इंडिया किसी ऐसी कंट्री में रहता है जो टैक्स हेवन है, टैक्स हेवन का मतलब जहां किसी टाइप का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। एक इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया रहता है किसी ऐसी कंट्री में जो टैक्स हेवन है, इंडिया से उसको इनकम है, इंडिया से उसको क्या है बेटा, इनकम है। वो इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है, वो इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है, वो इंडिया में एक दिन के लिए भी अगर ना भी आए तो भी एज्यूम कर लेंगे कि वो रेजिडेंट है। अकॉर्डिंगली इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। मैं दोबारा बोलता हूं बेटा, एक इंडियन सिटीजन जो आउटसाइड इंडिया किसी ऐसी कंट्री में रहता है जो टैक्स हेवन है, टैक्स हेवन का मतलब बेटा जहां पर उसको किसी टाइप का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, किसी ऐसी कंट्री में रहता है जहां पर टैक्स हेवन है बेटा, इंडिया से उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो इंडिया में वो एक दिन के लिए भी ना आया हो, एज्यूम कर लेंगे कि वो रेजिडेंट है। और यहां जो रेजिडेंट एज्यूम करा लो ने, वो एज्यूम करा है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट याद हो 2 टाइप के होते थे बेटा, आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर। इसको कौन सा रेजिडेंट माना है? आर एंड रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी। तो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स की हिस्ट्री में हुआ है बेटा ये कि जो इंडिया में एक दिन के लिए ना भी हो आया हो तो भी वो पर्सन क्या मान लिया जाएगा बेटा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल क्या थे? फर्स्ट कंडीशन में 182 दिन देखते थे, सेकंड कंडीशन में करंट ईयर में 60 दिन और पहले के 4 सालों में 365 दिन। पर ये लो ऐसा आ गया बेटा कि करंट ईयर में आप एक दिन के लिए ना भी हुए हो बेटा, इंडिया में है ही नहीं आप, उसके बावजूद भी आप क्या मान लिए जाएंगे साहब, रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। एंड रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट किसके लिए लो है बेटा? पॉइंट फॉर्म में लो, फिर लिखवाऊंगा। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, केवल इंडियन सिटीजन जो किसी ऐसी कंट्री आउटसाइड इंडिया रहता है, किसी ऐसी कंट्री में जो टैक्स हेवन है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आउटसाइड इंडिया किसी ऐसी कंट्री में रहता है जो टैक्स हेवन है। उल्टा बोलो, आउटसाइड इंडिया किसी ऐसी कंट्री में है जहां पर उसको किसी टाइप का कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। एंड इंडिया से
उसकी टोटल इनकम, इंडियन इनकम, बाहर वाली इनकम नहीं, इंडियन इनकम उसकी कितनी है बेटा, 15 लाख से ज्यादा, एक्सीड्स 15 लाख। तो एक दिन के लिए अगर ना भी आए, ये सारे पॉइंट अगर सेटिस्फाइड हो जाए, ही शैल डीम टू बी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। कौन सा रेजिडेंट होगा बेटा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा। तो लिखें एक बार कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो, जिसके बाद वो क्या मान लिया जाएगा बेटा, डीम्ड रेजिडेंट। एज्यूम कर लेंगे इंडिया का रेजिडेंट है, ऑल्दो एक दिन के लिए भी नहीं आया, एज्यूम कर लेंगे इंडिया का रेजिडेंट है। इंडिविजुअल shall deem to be resident in India if he satisfies the following condition. Individual shall deem to be resident in India if he satisfies the following condition. Individual resident मान लिया जाएगा अगर वो following condition satisfied कर देता है। पहली कंडीशन क्या थी बेटा, बोलो। He must be the citizen of India and not person of Indian origin. सिटीजन ऑफ इंडिया, बस खाली ये चेक करना है बेटा, यहाँ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं लिखा, यानी कि ये लो जो आया है केवल और केवल इंडियन सिटीजन के लिए आया है। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, छोटा करके लिख देता हूं, ही मस्ट बी इंडियन सिटीजन। टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, हिज टोटल इनकम 15 लाख। किसको छोड़ के फॉरेन इनकम काउंट नहीं होगी, सिर्फ इंडियन इनकम। अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। हिज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम मस्ट एक्सीड्स 15 लाख, और मोर नहीं लिखा बेटा, मोर देन 15 लाख हो गया ना, must exceeds rupee 15 lakh during the previous year। 20-21 में उसकी इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये वाली सेक्शन लगेगी बेटा। नंबर 1 वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नंबर 2 20-21 में उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होने चाहिए। ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए बेटा। एंड प्लस है सबके बीच में, प्लस का मतलब एंड। तीसरी कंडीशन बोलो बेटा, हिंदी में बोलो। सर थर्ड कंडीशन हिंदी में, कंट्री वो किसी ऐसी कंट्री में रहता हो जहां पर बेटा किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं है। ही resides in a country which is tax haven, that is he resides in a country where he is not required to pay tax। साइप्रस में है बेटा, दुबई में है, मॉरिशस में है, ये सब टैक्स हेवन कंट्री है जहाँ इनकम टैक्स नहीं लगते। इन कंट्रीज में अगर वो रहता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। इंडिया से इनकम उसकी 15 लाख से ज्यादा है, इंडियन सिटीजन है। इंडिया में ना भी आए ड्यूरिंग द ईयर, इंडिया में ना भी आए, वो क्या मान लिया जाएगा बेटा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। रेजिडेंट कौन सा माना जाएगा, ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली, बोलो। Not ordinarily। If these conditions are satisfied, if above mentioned
condition are satisfied, then he is deemed to be, बोल सकते हो? resident and not ordinarily resident. resident and not ordinarily resident, ये तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाइड है, इंडियन सिटीजन, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा और बाहर किसी ऐसी कंट्री में रहता है बेटा जो टैक्स हेवन कंट्री है, एक दिन के लिए भी इंडिया में ना आए, उसके बावजूद भी क्या एज्यूम कर लिया जाएगा बेटा? रेजिडेंट, और वो होगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और वो क्या होगा बेटा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। आपको याद है मैंने एक बार टैक्स इंसिडेंस पढ़ाया था, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू? यस सर। एक बार ये याद हो गया? एक बार थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चलूं बेटा, फिर कहानी को आपस में जोड़ता हूं, आपके एक्चुअल में डिफरेंस समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या आया है। फिलहाल इसमें कोई इफ्स एंड बट्स? नो सर। No, sir. एक बार लास्ट टाइम बोलना, इंडियन सिटीजन किसी ऐसी कंट्री में जो टैक्स हेवन है, इंडियन इनकम किससे ज्यादा बेटा? 15 लाख से ज्यादा। तो इंडिया में एक दिन के लिए ना भी आए ही ना वो इंडिया में, उसके बावजूद भी क्या मान लिया जाएगा? वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। फर्क क्या पड़ा है मैं ये बताता हूं। प्री अमेंडमेंट क्या था, पोस्ट अमेंडमेंट क्या है? अगर आपके समझ में आया हो ये कॉन्सेप्ट तो आप कोशिश करना समझाने की कि क्या डिफरेंस आया है। मैंने कुछ एब्रीवेशन लिखवाई थी, ए इज इक्वल टू इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। आप दोबारा मत लिखना, जिस पेज पे लिखी हुई है उसको सामने रख लो। बी इज इक्वल टू income to be received in India. deemed to be Received in India. C is equal to income accrue or arise in India. income accrue or Arise. arise in India. accrue और arise का मतलब होता है बेटा अर्न करना। D is equal to Income deemed to accrue or arise in India. income deemed to accrue और arise in India. E ध्यान से बताना, E is equal to Income accrue or arise income accrue or arise outside India outside India from a business or profession business or profession which is controlled from India. which is Controlled from India. from India। बहुत बढ़िया। and F is equal to Income accrue or arise outside India. income accrue or arise outside India। यही था बेटा। Yes sir. फिर आपको अगर याद हो मैंने कुछ ऐसा बताया था, आर एंड ओ आर है तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी बेटा? आप बताओ। A plus B plus सारी C. की सारी Yes sir, सारी होगी। ए से लेके एफ तक लिख दूं? Yes sir. ए बी सी डी ई एफ, याद है बेटा? Yes sir. आर एंड एन ओ आर है तो A से लेके E तक। एन आर है तो तो A से D तक। ये लिखा हुआ था ना पहले ही? Yes sir. नहीं लिखा हो तो दोबारा मत लिखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? यहां पर आओ, यहां पर टोटल इनकम का जो मतलब है ना बेटा, ये वाला यहां पर मतलब है ए, कलर चेंज कर देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कौन सी इनकम छोड़ दी? जो कमाई भी बाहर मिली भी बाहर, एफ होता है ना ये। यस सर। कौन सी इनकम छोड़ दी बेटा? जो कमाई भी बाहर और मिली भी बाहर। अब प्लीज फोकस रखना मेरे ऊपर, मैं डिफरेंस समझाता हूं क्या है। पहले हम रट लेते हैं कि क्या अमेंडमेंट आई है और फिर आप मुझे बताना कि डिफरेंस क्या आया है। मैं दोबारा बोलूंगा, सेक्शन 6(1)(a) ने बोला है अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा एक इंडिविजुअल तो इंडिया में वो चाहे एक दिन के लिए ना भी हो,
हम एज्यूम कर लेंगे कि वो रेजिडेंट है, और कौन सा रेजिडेंट माना जाएगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नंबर 1 वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2 उसकी टोटल इनकम फॉरेन इनकम को छोड़ के, जो कमाई भी बाहर मिली भी बाहर उसको छोड़ के, यानी कि टोटल इनकम में कौन कौन सी बेटा? ए बी सी डी ई वाली। ए बी सी डी ई क्या होता है साहब? वो भी मैंने लिखवाया आपको दोबारा। वो वाली इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, और वो किसी ऐसी कंट्री में रहता हो, वो किसी ऐसी कंट्री में रहता हो जहां पर उसको टैक्स पे नहीं करना। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो वो बेटा एक दिन के लिए ना भी आए तो साहब उसकी इनकम क्या होगी? वो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। याद हुआ? याद हुआ बेटा? यस सर। अब प्लीज मेरा क्वेश्चन सुनो, एनालाइज करो और एनालाइज करके आंसर देना। अगर ये सेक्शन ना होती, अगर ये सेक्शन ना आई होती 61A, और वो इंडिया में एक दिन के लिए ना भी होता, आया ही नहीं इंडिया में वो, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता? खाना पीना है बताओ जल्दी। एनआर। हाँ जी बेटा, एनआर होता सर। अगर वो इंडिया में आता ही नहीं, अगर ये सेक्शन ना होती, पुराना लॉ पढ़ रहे हैं 2020 से पहले का, तो मैं बोल सकता हूं इसका स्टेटस क्या होता? NR. नॉन रेसिडेंट। और आप पढ़े लिखे बच्चे हैं बेटा, नॉन रेजिडेंट के केस में मैं बोल सकता हूं ये 4 इनकम तो फिर भी टैक्सेबल थी। Yes sir. वो इंडिया में ना भी आए, ये 4 इनकम तो फिर भी टैक्सेबल थी। Yes sir. पहली 4 यस सर। समझ में आए तो हाँ करना। अगर वो इंडिया में ना भी आता तो वो नॉन रेजिडेंट होता। अगर नॉन रेजिडेंट होता भी तो भी 4 इनकम के ऊपर तो वो पहले भी टैक्स पे कर रहा था। Yes sir. यस सर। राइट? एम आई राइट? यस सर। तो 4 इनकम तो पहले भी टैक्सेबल थी ना बेटा। कौन कौन सी इनकम? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया, ये तो पहले भी टैक्सेबल थी। यस सर। अब 61A, अब प्लीज बस थोड़ा सा और फोकस रखना, अपने आप समझ में आएगा। अब 61A कौन से साल से आई है? ये 2020. फाइनेंशियल ईयर 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 से। इन दैट केस, इस केस में बेटा अगर ये किसी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इंडिविजुअल है, टैक्स 7 कंट्री में रहता है, और इंडियन इनकम इसकी किससे ज्यादा है बेटा? 15 लाख से ज्यादा है। टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है। वो सारे पॉइंट सेटिस्फाइड है। एक दिन के लिए भी इंडिया में नहीं आया, तो बता सकते हो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा आज के टाइम? रेजिडेंट एंड NOR. नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड NOR. नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आपको याद हो तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के हैंड में क्या क्या चीज टैक्सेबल होती है? A B C D E। तो अब इसके हैंड में ये एक दिन के लिए नहीं भी आया तो ये R एंड NOR है। कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल? A B C D E। किसी एक बच्चे के अगर डिफरेंस समझ में आया हो कि 2020 से पहले क्या था, 2020 के बाद क्या है, पूरा बताओ। अब कोई एक हीरा जिसके समझ में आ गया हो? सर कोई ना सिर्फ कोई तो एक होगा। इनकम और ऐड हुई है, जो प्रोफेशनल और बिजनेस है, जो आउटसाइड इंडिया कंडक्ट करेगा। यहाँ पर मेजरली और कंट्रोल थोड़ा और खान साहब प्योरीफाई करो, लैंग्वेज को और बढ़िया कर बेटा मोहम्मद। सर एक मिनट सर, मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता देता हूँ। मैंने अभी खोला हुआ नहीं पेज। मैं बोलता हूं, मेरे वर्ड्स पे एम्फेसिस लेना। फाइनेंस एक्ट 2020 से पहले अगर वो एक दिन के लिए भी इंडिया में नहीं आया तो वो नॉन रेजिडेंट होता था। फाइनेंस एक्ट 2020 से पहले जब तक नहीं था बेटा, वो एक दिन के लिए भी अगर इंडिया में नहीं आया तो वो नॉन रेजिडेंट होता था। आज के टाइम बेटा वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा, सब्जेक्ट टू वो बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो। किसी ऐसी कंट्री में रहता है जो टैक्स हेवन है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। इंडियन इनकम का मतलब टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज। नेट डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो 2 डिफरेंस हुए हैं। पहले अगर वो इंडिया में नहीं आया तो स्टेटस नॉन रेजिडेंट होता था। आज के टाइम स्टेटस क्या होता है बेटा इसका? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो पहले जब उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट होता था
तो ई उसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होती थी, ई उसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होती थी। आज के टाइम ई भी उसके हैंड में एक एक्स्ट्रा इनकम, ABCD तो पहले भी टैक्सेबल थी, ABCD अब भी टैक्सेबल है। एक्स्ट्रा इनकम जो टैक्सेबल हुई है, केवल कौन सी टैक्सेबल हुई है बेटा? ई। और ई क्या था? ई क्या है? इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो डिफरेंस ये आ गया बेटा कि अब ई इनकम भी टैक्सेबल होने लग गई। लोगों को दिक्कत ये लग रही थी, अब थोड़ा लॉजिक से समझाता हूं कि क्यों आया है। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ हरीश साल्वे? Yes, sir. सब नहीं सुन रखे होंगे बेटा, किसी बड़े पर्सन का नाम ले लो, बिग डिग्निटरी का। हरीश साल्वे, मेदांता जिनका हॉस्पिटल है बेटा, डॉक्टर नरेश त्रेहन। अब ये पर्सन पूरे साल के लिए बैठे हैं साइप्रस में, टैक्स हेवन कंट्री में, पूरे साल के लिए बैठे हैं बेटा ये टैक्स हेवन कंट्री। इंडिया से इनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ये डेली 15 लाख कमाते होंगे, इतने मोटी पार्टी है बेटा। ये नरेश त्रेहन बोले हैं या डॉक्टर हरीश साल्वे बोले हैं, ये बैठे कहां पर है बेटा? टैक्स हेवन कंट्री में। इंडिया की इनकम इनकी क्या है साहब? 15 लाख से ज्यादा है। इंडिया में ये विजिट करते नहीं थे, इन सबके बिजनेस एंड प्रोफेशन बाहर है, पर कंट्रोल इंडिया से है। हरीश साल्वे पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर रहा है बेटा। यस सर। हरीश साल्वे साहब पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, नरेश त्रेहन बेटा पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ये कंट्रोल कहां से है? जड़े कहां पर है इनकी? इन इंडिया। तो पहले उनका ई पॉइंट बच जाता था, पहले वो नॉन रेजिडेंट होते थे, जिसके कारण वो ई इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करते थे। निर्मला सीतारमन जी ने इनको भी धर लिया, आप बाहर रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 365 दिन में से एक दिन के लिए भी इंडिया में मत आओ, पर अगर बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, आप टैक्स हेवन कंट्री में, क्योंकि आपने वहां कोई टैक्स नहीं दिया होगा, और इंडियन और बड़े पर्सन है, बड़े कब माने जाएंगे? जब इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। हम एज्यूम कर लेंगे आप रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तो जो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन आपका बाहर है, इनकम आपको बाहर हुई है, पर वो कंट्रोल कहां से हो रही है बेटा? इन इंडिया। ई पॉइंट लग जाएगा और वो आपके हैंड में बच्चे टैक्सेबल होगी। ये है बेटा अमेंडमेंट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 20 एनी इफ्स एंड बट्स। सर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज एक कंपनी है, क्या उसे भी एक प्रोफेशन कंसिडर करा सकता है? बेटा कंपनी तो R&NOR होती ही नहीं ना मेरे बच्चे। R&NOR नहीं, कौन जो होगा? तो ऐसे इंडिविजुअल HUF, और ये सेक्शन केवल किसके Individual ऊपर लगती है? इंडियन सिटीजन पे लगती है ना बेटा। रीड द लॉ इन टोटलिटी। ये सेक्शन केवल और केवल इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन, ओनली इंडिविजुअल कैन बी इंडियन सिटीजन ना। तो ये सेक्शन और किसी को डील ही नहीं करती, डील ही केवल किसको करती है? इंडिविजुअल को, और वो इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है। थैंक यू सर। लॉजिक भी समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। ये बताएं, ये सेक्शन एसएससी के फेवर में है या अगेंस्ट है? हर एंगल से रिवाइज कर लो ना बेटा। ये अमेंडमेंट एसएससी के फेवर में आई है या अगेंस्ट आई है? अगेंस्ट है सर। अगेंस्ट आई है। इसके कारण क्या फर्क पड़ गया? इसके कारण क्या फर्क पड़ा? सर दो फर्क पड़े। पहला तो वो इंडिया में नालायक ना भी आया हो, एक दिन के लिए ना भी आया हो, तो एक तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। पहला डिफरेंस तो ये आया है। और दूसरा डिफरेंस क्या आ गया सर? पहले ई पॉइंट बच जाता था। ई क्या होता था? बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, पहले वो बच जाता था। अब क्योंकि वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो गया, वो ई इनकम भी उसके हैंड में क्या हो जाएगी बच्चे? टैक्सेबल होगी। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। यस सर। बनाएं एक एग्जांपल बेटा। यस सर। लिखो, मिस्टर हरीश साल्वे, an Indian citizen, living in a country X, which is tax haven country. During previous year 2021,
He never visited India. Various income of Harish Salve are: number 1, income from property in Delhi, rupee 10 lakh. Income from profession in Delhi, rupee 40 lakh. Income from profession in country X, rupee 25 lakh, but such profession is controlled from India. Income from property in USA. और साइलेंट तो मैंने क्या सिखाया था बेटा, जहां कमाई वहीं मिली. साइलेंट है तो मैंने क्या सिखाया था, जहां कमाई वहीं मिली. यूएसए में ही कमाई होगी, यूएसए में ही मिली होगी. ठीक है. determine residential status of Harish Salve and determine residential status of Harish Salve and his total income फॉर प्रीवियस ईयर 2021. दो चीजें पूछ ली बेटा क्वेश्चन ने, रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ और टोटल इनकम बताओ. एक मैं कराऊं, अगला आप ट्राई करोगे. एक मैं कराता हूं बेटा, अगला आप ट्राई करोगे. हाँ या ना, कुछ तो बोलो बेटा, मुझे पता नहीं चल रहा. यस सर. चलो ये मैं कराता हूं, फिर अगला आप करना बेटा. हाँ, चेक करना क्या ये फाइनेंस एक्ट 20 की अमेंडमेंट में आ रहा है. क्या इंडियन सिटीजन है? यस सर. यस. क्या टैक्स 7 में रहता है? यस सर. यस. क्या इंडियन इनकम फॉरेन वाली को छोड़ के, फॉरेन वाली इसको छोड़ के ना, ये फॉरेन की होगी ना, कमाई भी बाहर मिली भी बाहर. समझ में ना आया, रोक देना. 30 लाख तो कमाई भी बाहर मिली भी बाहर. लॉ में लिखा है टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम. तो इसको छोड़ के क्या बाकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है? यस सर. क्या बाकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है? यस सर. यस सर. सारे पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो सेक्शन 6(1)(a) लग जाएगी. वो एक दिन के लिए नहीं आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं. क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. तो पहले रेजिडेंशियल स्टेटस लिखते हैं, फिर उसके बाद बाकी इनकम निकालेंगे. एज मिस्टर हरीश साल्वे इज Indian citizen living in, बोलो बेटा. tax haven country, Having total income, more than 15 lakh, पूरा लिखो. टोटल इनकम किसको छोड़ के? अदर देन for exceeds 15 lakh. कौन कौन सी इनकम ली है मैंने इसमें? 10, 40 और 25. तो therefore as per section 6(1)(a, Mr. Harish Salve shall deem to be
जल्दी बोलो। resident and non-ordinary resident. Resident and not ordinarily resident. Therefore, Mr. is always resident and not ordinarily resident. कोई दिक्कत? ये तो हो गया स्टेटस। अब स्टेटस के हिसाब से निकालते हैं इसकी टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। निकिता माइक म्यूट कर बेटा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। स्टेटस क्या है इसका? आर एंड एन ओ आर। बस मैं एक एक इनकम का नाम ले रहा हूं, आप मुझे बताना आर एंड एन ओ आर के एंड में टैक्सेबल होगी या नहीं। कौन कौन सी इनकम है? सबसे पहले पढ़ो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली। कमाई कहां पर? दिल्ली में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली। ये अर्न भी कहां करी है? इंडिया। रिसीव भी कहां पर हुई है? इंडिया। साइलेंट हो तो वहीं। क्या टैक्सेबल होती है आर एंड एन ओ आर के एंड में? यस सर। यस। कितना? 10 लाख। 10 लाख। किसी को पॉइंट याद आ रहा हो? कौन से पॉइंट के कारण? अर्न होता है सी, रिसीव होता है ए। ये था ना? दोबारा दिखाऊं? इरा एक्रूराइज का मतलब अर्न। ये सी में भी आ रही है इनकम, ये इनकम ए में भी आ रही है। और चेक करो आर एंड एन ओ आर के केस में ए भी टैक्सेबल है और सी भी टैक्सेबल है। इस पॉइंट में कोई भी दिक्कत? इस पॉइंट में कोई भी दिक्कत? फर्स्ट में आया ना करो बेटा। No, sir. सेकेंड, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन दिल्ली। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन दिल्ली। ये अर्न कहां पर करा? दिल्ली में। ये इनकम रिसीव कहां हुई है? साइलेंट रहता है तो जहां कमाई वहीं मिली, दिल्ली में। समझ आ रहा है बेटा? यस 40 लाख कौन से पॉइंट में आ रही है? ये 40 लाख ए। सी में भी आ रही है और ए में भी आ रही है। यस सर। तो चाहे ए हो चाहे सी हो, चाहे ए हो चाहे सी हो, चेक कर लो ए और सी। ए था रिसीव्ड इन इंडिया, सी था अर्न इन इंडिया। और चाहे ए हो चाहे सी हो, आर एंड एन ओ आर के हैंड में टैक्सेबल होती है ना? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। गुड। थर्ड, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री एक्स। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री एक्स कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। एक एक चीज ध्यान से। एक तो बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तो सबसे पहला तो ये अर्न कहां पर करा? कंट्री। कंट्री एक्स। साइलेंट है तो रिसीव कहां पर हुआ? कंट्री एक्स। जहां कमाया वहीं मिला ना बेटा? यस सर। ठीक, पर कंट्रोल कहां पर है? इंडिया। इस प्रोफेशन का कंट्रोल कहां पर है बेटा? इंडिया सर। इंडिया। इस प्रोफेशन का कंट्रोल कहां पर है? इंडिया। चेक करना क्या ई सेटिस्फाइड हो रहा है? यस सर। ई देखना बेटा। इनकम आउटसाइड इंडिया किससे है? बिजनेस प्रोफेशन से, विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ई सेटिस्फाइड हो रहा है बेटा? क्या ई टैक्सेबल होता है आर एंड एन ओ आर में? यस सर। यस, टैक्सेबल होता है। कर दो टैक्सेबल। कितना बेटा? 25 लाख। टैक्सेबल कौन से पॉइंट के कारण? ई पॉइंट के कारण। चौथा और लास्ट पॉइंट क्या था?
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए था, चेक करके बताओ बेटा। Yes, sir. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए। अर्न कहां पर करी है? यूएसए में। रिसीव कहां पर हुई? यूएसए में। और बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, नहीं बिजनेस और प्रोफेशन होता तो फिर हम कंट्रोल चेक करते। ई पॉइंट के लिए ये बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, कमाई भी बाहर मिली भी बाहर। जब कमाई भी बाहर और मिली भी बाहर तो क्या हो जाता है? एफ पॉइंट। एफ हो जाता है। डिटेल में पढ़ाया था बेटा मैंने, ये कमाई भी बाहर मिली भी बाहर, एफ पॉइंट है। एफ यही होता है ना, इनकम एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया, ऑल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया। क्योंकि इंडिया में अगर रिसीव होती है तो ए पॉइंट लग जाता है, इंडिया में अगर रिसीव होती तो ए पॉइंट लग जाता। तो एफ पॉइंट लगता ही तब है जब कमाई भी बाहर और मिली भी बाहर। क्या एफ पॉइंट आर एंड एन ओ आर के एंड में टैक्सेबल है? नो सर। No, sir. नो। क्या आंसर होगा एफ इसके रिगार्डिंग? ये वाली इनकम क्या लिखूं? नॉट टैक्सेबल। तो टोटल इनकम निकाल लो बेटा। तीन इनकम टैक्सेबल 75 हो रही है। lakh. 5 लाख। 5 lakh. 5 लाख। ये है बेटा एक मेजर अमेंडमेंट नंबर 1। 2 अमेंडमेंट आई है, अभी मैंने केवल फर्स्ट बताई है। केवल अमेंडमेंट बोलना क्या है? इंडियन सिटीजन किसी ऐसी कंट्री में रहता है जो टैक्स हेवन कंट्री है और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम इंडिया से 15 लाख से ज़्यादा है, तो वो पर्सन एक दिन के लिए ना भी आए तो भी वो क्या मान लिया जाएगा बेटा? रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और इस टाइप का रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। आई थिंक आ गया होगा समझ में बेटा, बहुत प्रैक्टिस हो गई है ना। आ गया सर। एक और बनाऊं? नहीं सर। अब आप करना, अब आप ट्राई करना बेटा। ओके सर। एग्जाम्पल, डॉक्टर नरेश त्रेहन an Indian citizen who lives in country A, which is tax haven country, provide the following information regarding his income. पहला, income from property in गुरुग्राम। गुड़गांव में बहुत बड़ा हब है बेटा इसका, मेदांता सिटी के नाम से। 40 लाख। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन दिल्ली 25 लाख। इनकम फ्रॉम profession in country A which is controlled from India, 38 lakh. Income from property in USA 18 lakh. During previous year 2021 he never came to India. Determine his residential status and total income.
ट्राई कर रहे हैं बेटा। रेसिडेंट NOR 103 लाख टोटल इनकम। बड़ी जल्दी कर दिया। एक एक चीज लिखना बेटा। अगर आर एंड एन आर लिखा होगा तो क्यों लिखा है, क्या कोई बेसिक कंडीशन चेक करी है 182 दिन वाली, 60 दिन वाली, या सीधा ही आर एंड एन आर हो गया? क्या 6(1)(a) की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? यस सर। यस। डॉक्टर नरेश त्रेहन, is an Indian citizen and resides in tax haven country and his total income other than foreign sources exceeds 15 lakh rupees. therefore as per section 6(1)(a) he is resident and not ordinarily resident. As per 6(1)(a) he is resident and not ordinarily resident. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके हिसाब से इसकी टोटल इनकम निकालो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूं। इनकम का नाम बोलो बेटा सबसे पहले। Property in Gurugram. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन गुरुग्राम। कमाई भी इंडिया में, मिली भी इंडिया में। ए में भी आ रही है, सी में भी आ रही है। अमाउंट बोलना बेटा। 40 lakh. थैंक यू। सेकंड बता बेटा। Income from profession in Delhi. इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन दिल्ली। ये कमाया भी इंडिया में, मिला भी इंडिया में। ए में भी आ रहा है, सी में भी। ऐसे ये ए में भी और सी में भी। कितना बेटा? 25 लाख। 25. तीसरा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन Country A. कंट्री ए, कंट्रोल फ्रॉम India. कौन सा पॉइंट बन रहा है ये? E E point. ई पॉइंट आपका बेटा आर एंड एन आर के केस में टैक्सेबल होता है। बोलो। 38 lakh. और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन USA. USA क्या हो जाएगा? Sir, not taxable. not taxable. कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर। नॉट टैक्सेबल। टोटल इनकम 103 लाख। 3 lakh. 3 लाख। कोई भी दिक्कत, झगड़ा, परेशानी? No, sir. आर यू श्योर? यस सर। लास्ट एग्जांपल इसका सेक्शन 6(1)(a) का। देखूं कितना समझ में आया है। अगर ये बता दिया तो समझ में आ रहा है, नहीं कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा बेटा आपके। मिस्टर एक्स, एन इंडियन सिटीजन who lives
in country A, which is tax haven country. During previous year 2021, he never came to India. For the financial year 2021, he earned the following income. पहले यहाँ तक लिख लो बेटा आराम से. Mr. X, an Indian citizen who lives in a country A, which is tax haven country. During previous year 2021, he never came to India. For the previous year 2021, he earned the following income. Number 1, income from property in Noida, 2 lakh. Income from business in Delhi, 5 lakh. Income from business in country A, controlled from India, 3 lakh. Income from property in USA, 20 lakh. Determine his residential status. For previous year 2021 and according to status compute his total income. एक बार राइटिंग समझ लेना बेटा, कोई पॉइंट रिपीट करना हो पूछ लो मेरे से. According to status compute his total income. Non-resident. Non-taxable. Sir, not sir, Non-resident and not taxable. मुझे 2 क्वेश्चन है मेरे. पहला रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा टोटल इनकम. चैट बॉक्स में दोनों के आंसर दो. पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा और दूसरा रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसकी टोटल इनकम क्या होगी. एक आंसर आ गया अक्षत जैन, नॉन रेजिडेंट, टोटल इनकम 7 लाख. वर्षा, नॉन रेजिडेंट, टोटल इनकम 7 लाख. और बोली लगाओ. कृतांत, नॉन रेजिडेंट, टोटल इनकम 7 लाख. गुड. चिराग, नॉन रेजिडेंट, टोटल इनकम 7 लाख. मोहम्मद सैफत खान बेटा, एनआर, टोटल इनकम 7 लाख. 7 लाख. अर्पित, नथिंग शैल बी टैक्सेबल. कितने जल्दी जल्दी आ रहा है. चलो एक बार चेक करते हैं क्या 6(1) की कंडीशन सेटिस्फाइड है. 6(1) इंडियन सिटीजन है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. लिविंग इन टैक्स हेवन कंट्री, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ये नहीं आएगी. जो कमाई भी बाहर और जो मिली भी बाहर, उसके अलावा बाकी सब आती है. जो कमाई भी बाहर, मिली भी बाहर. 15 लाख की लिमिट निकालने के लिए, मेरे वर्ड्स पे एम्फेसिस लेना, 15 लाख की लिमिट निकालने के लिए फॉरेन सोर्स वाली इनकम को नहीं देखना, बाकी सबको देखना है. जो कमाई भी बाहर है, मिली भी बाहर है, उसको छोड़ के बाकी सारी देखने हैं. उसको छोड़ के बाकी सारी कितनी हो गई? 2 + 5 + 3 10 लाख.
फर्स्ट कंडीशन ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड, ये वाला पॉइंट Not satisfied. ये कितने से ज्यादा होना चाहिए था? 15 से ज्यादा. 15 लाख से ज्यादा। ये वाली इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए थी। ये बेटा 15 से कम है, तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। तो देयरफॉर सेक्शन 61A Not apply. नॉट अप्लाई। 61A अप्लाई नहीं होगी। फिर क्या अप्लाई होगा बेटा? नॉर्मल लॉ। नॉर्मल लॉ शैल अप्लाई। नॉर्मल लॉ क्या बोलता है? लगाओ कंडीशन, बेसिक्स कंडीशन लगा के चेक करो। क्या करंट ईयर में वो 182 दिन है? बेसिक कंडीशन याद करो ना बेटा। क्या करंट ईयर में वो 182 दिन है? ना, वो तो आया ही नहीं। क्या करंट ईयर में वो 60 दिन है? ना, वो आया ही नहीं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? स्टेटस क्या हो जाएगा? Non-resident. He does not satisfies any of the basic condition. Therefore he is, बोलो भाई, Non-resident. therefore he is non-resident. अब नॉन रेजिडेंट के हिसाब से टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। बस मुझे बेटा पॉइंट बोलते रहो, मैं अपने आप लिखता रहूंगा। पहला बोलना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन Noida. नोएडा, इंडिया की प्रॉपर्टी, कमाया भी इंडिया में, साइलेंट है तो मिला भी इंडिया में। बोलना 2 lakh. टैक्सेबल। आगे बोलो इनकम फ्रॉम, ये ए पॉइंट भी है, सी भी है। आगे Income from business in Delhi. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, बिजनेस भी दिल्ली में, कमाया भी दिल्ली में, साइलेंट है तो मिला भी दिल्ली में। ए भी है और सी भी है। बोलना 5 lakh. थर्ड इनकम फ्रॉम Business in country A. बिजनेस इन कंट्री ए, कंट्रोल्ड फ्रॉम India. E point, sir. ई पॉइंट है बेटा ये। क्या ई पॉइंट Not चेक करके taxable. बताएं, ई पॉइंट क्या एनआर के केस में होता है? No, No, sir. sir. नो, ई पॉइंट एनआर के केस में नहीं होता, नॉट टैक्सेबल। और ये बताएं 3 lakh. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कहाँ थी? USA. यूएसए, कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर। कौन सा पॉइंट है ये? एफ पॉइंट है। एफ बी एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होता। तो स्टेटस नॉन रेजिडेंट है। टोटल इनकम कितनी मानी जाएगी इसकी? 7 lakh. कोई दिक्कत, झगड़ा, परेशानी? एक चीज में शायद आप मुझे परेशान करो, मैं यही बार बार रिवाइज करवा देता हूं। जब यहाँ 15 लाख काउंट करते हैं ना, 15 लाख वाली कंडीशन, तो उसमें तो हम किसको लेते हैं? सारी इनकम लेते हैं, खाली फॉरेन को छोड़ के। ठीक है ना? इस 15 लाख में तो हम क्या करते हैं? सारी इनकम लेते हैं, किसको छोड़ के बेटा? फॉरेन को छोड़ के। कहीं आपको लगे यहाँ तो 3 लाख ले लिया, नीचे नहीं लिया। कहीं आप ये पूछोगे यहाँ तो 3 लाख ले लिया, नीचे नहीं लिया। यहाँ तो इसलिए लिया क्योंकि लॉ में लिखा भैया टोटल इनकम होनी चाहिए 15 लाख से ज्यादा। टोटल इनकम में फॉरेन को छोड़ के। कोई भी क्वेरी हो बेटा पूछो। क्लियर और नॉट? Cleared, sir. चलूं आगे। Yes, sir. एक बार लास्ट टाइम मैं चाहता हूं, खाली कंडीशन बोल दो बस। 61A कब लगती है? 61A कब लगती है बस ये बता दो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ नहीं, बस कब लगती है ये बता दो। Indian इंडियन citizen. सिटीजन
किसी ऐसी कंट्री में रहता है जहां पर उसको इनकम टैक्स पे नहीं करना, टैक्स हेवन कंट्री में रहता है और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है। टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है। टोटल इनकम में क्या क्या लेना है, A to Z सारी इनकम लेनी है बाहर वाली छोड़ के, जो कमाई भी बाहर और मिली भी बाहर। लेकिन अगर बाहर कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन है जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बेटा, उसको हम इस टोटल इनकम में कंसीडर करेंगे। ये तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाइड हैं तो बेटा वो इंडिया में एक दिन के लिए ना भी आया हो, क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 टाइप की इनकम क्या होती है बच्चे, टैक्सेबल होती है। Shall I move on? यस सर। चलूं आगे। यस सर। अमेंडमेंट नंबर 2, ये तो पहली अमेंडमेंट थी फाइनेंस एक्ट 20 की। एक अमेंडमेंट और आई है, तसल्ली से समझो और फिर मुझे ये बताना कि ये रिलैक्सेशन है या हरेसमेंट है। अमेंडमेंट नंबर 2 बाय फाइनेंस एक्ट 2020। अगर आपको याद आ रहा हो बेटा, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पुराना बता रहा हूं मैं क्या लॉ था जो हमने पढ़ रखा है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ, धीरे धीरे चलो, इंडियन ओरिजिन जो रहता आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में आ रहा है, किस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए? For the purpose of visit. देन अगर याद हो 180 डेज, सिर्फ वन कंडीशन लगती है पहली। देन ओनली First condition. Can be applied. first basic condition is to be checked. ये था ना बेटा, अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा है तो रेजिडेंट, 182 दिन से कम है तो नॉन रेजिडेंट, 182 दिन से ज्यादा है तो रेजिडेंट, 182 दिन से कम है तो बेटा आपका नॉन रेजिडेंट। यही होता था। हाँ करो। यस सर। अब कोई एग्जांपल दिमाग में लो बेटा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, थोड़ा बड़ा सोचना, हरीश साल्वे, आपके बेटा इस तरफ के चंद्रशेखर पांडा, बीबी पांडा, ये सब बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं बेटा, इनको जरा दिमाग में रखना, ये प्रैक्टिस करते हैं। अब इनके दिमाग में आ रहा है अगर हम टैक्स हेवन कंट्री में रहेंगे आज के टाइम तो हमें कोई बेनिफिट नहीं, एक दिन भी इंडिया में आए ना भी आए होंगे तो भी आज के टाइम हम क्या हो जाएंगे, RNNOR, टोटल इनकम इतनी 15 लाख से ज्यादा है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। अब इन्होंने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, हम पहुंच जाते हैं अदर देन टैक्स हेवन कंट्री में और इंडिया में आ जाते हैं विजिट के लिए। हम पहुंच जाते हैं अदर देन टैक्स हेवन कंट्री, पैसा हमारे पास है ही, हम इंडिया से बाहर लगा देंगे बेटा अप्रोक्सीमेटली 200 दिन। इंडिया से बाहर लगा दिए 200 दिन, इंडिया में कितने रह गए, 165, बोलो। यस सर। यस भाई उनके तो मकान मल्टीपल जगह पे हैं, लोकेशन में कोई फर्क पड़ता नहीं बेटा। अरबपति असामी है, सब लोग इंडिया से बाहर लगा देते हैं 200 दिन, इंडिया में लगा देते हैं रिमेनिंग 165 दिन। इससे क्या होगा, हमारी केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक होगी। हम इंडियन सिटीजन हैं, यूएसए में हम क्या है साहब, हमारा बंगलो है, हम वहीं रह रहे हैं। इंडिया में हम टाइम टू टाइम बेसिस पे आते हैं, हम 182 दिन नहीं होने देते, हम 182 दिन नहीं होने देते, उससे पहले इंडिया से बाहर निकल जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा बेटा, केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक होगी 182 दिन वाली, वो हम सेटिस्फाइड होने नहीं देंगे, तो सीधा हम क्या हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। हाँ करो। हाँ जी। सीधा हम क्या हो जाएंगे बेटा, नॉन रेजिडेंट। इस केस में क्या लो बना है, आपको मेरे ऊपर एम्फेसिस लेना पड़ेगा बेटा, थोड़ा दिमाग घूमेगा आपका। एक इंडियन सिटीजन आप लिख रहे हैं, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन,
रहता कहां पर है ये? यहां तक सेम है जो मैंने पढ़ाया था? यहां तक सेम है जो मैंने पढ़ाया था? हाँ करो। Yes, sir. हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, रहता आउटसाइड इंडिया, कहीं मर्जी किसी भी कंट्री में हो। एक नई चीज डाली, टोटल इनकम अदर देन foreign source income exceeds 15 lakh. Exceeds 15 lakh. बोलो, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रहता बाहर है, जो रहता बाहर है पर उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है। प्लीज मेरी बात सुनो बेटा, फोकस रखो। अगर ये 120 दिन या उससे ज्यादा है, अगर ये 120 दिन या उससे ज्यादा है पर 182 दिन से कम है, 122 डेज और मोर है बट लेस देन 182 डेज है, तो भी ये रेजिडेंट मान लिया जाएगा। 120 दिन या उससे ज्यादा है, 182 दिन से कम है एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा है, तो ये रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो ये पर्सन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा बेटा, पुराना लो क्या था? पुराना लो ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन हम चेक करते थे, इनकम तो देखते ही नहीं थे ना बेटा, खाली फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक कर लो, सेटिस्फाइड है तो रेजिडेंट, सेटिस्फाइड नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। अब क्या बोल दिया, अगर ये बड़ा एसएससी है जिसकी टोटल इनकम क्या है बेटा 15 लाख से ज्यादा, हरीश साल्वे दिमाग में रखना, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अगर ये आपके बेटा बड़े पर्सन है जिनकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो लो बना दिया। अगर ये इंडिया में 120 दिन या उससे ज्यादा है, 120 दिन या उससे ज्यादा है एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा है, तो ये पर्सन रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। और रेजिडेंट कौन से होंगे? रेजिडेंट कौन से होंगे? RNNOR, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो इसको मैं डायग्राम फॉर्म में बनाता हूं, आप बेटर अप्रिशिएट करोगे। अगर ये 182 दिन से कम है, 120 दिन से कम है इन इंडिया, इसको केम टू इंडिया कौन से पर्पस के लिए आ रहा है बेटा? कौन से पर्पस के लिए आ रहा है? Visiting. जब ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड होंगे तो 3 केस बनाना, या तो वो 120 दिन से कम के लिए होगा, या वो 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, या बोलो अगर कोई एक बच्चा मुझे बता दे, अगर कोई एक बच्चा मुझे बता दे क्या लो होगा? फर्स्ट में होगा सर इसका NR, फर्स्ट के केस में बहुत बढ़िया, ये NR. माना जाएगा नॉन रेजिडेंट। सेकंड के केस में माना जाएगा RNNOR, इसे ध्यान से सुनना, सेकंड के केस में फिर एक कंडीशन और है, 120 दिन या उससे ज्यादा एंड क्या 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 4 ईयर। ये भी तो होना चाहिए ना बेटा, ये भी कंडीशन लॉ में लिखी है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? RNNOR, और इस केस में क्या होगा? RNOR। हाँ, खाली रेजिडेंट बोलो और फिर एडिशनल कंडीशन तो दोनों लग जाएगी ना, नॉर्मल केस है, यस नॉर्मल केस बनेगा ना बेटा, ये तो नॉर्मल केस बनेगा, तो रेजिडेंट हो जाएगा
OR है या NOR है, उसके लिए हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे। क्या इस केस में एडिशनल कंडीशन देखनी है? इस वाले केस में बोलो बोलो। Yes, sir. नो सर, नो सर, नॉट टू नहीं बी चेक, नॉट टू नहीं बी चेक, देखनी। चेक ही नहीं करनी, सीधा R एंड NOR। क्या इस केस में एडिशनल कंडीशन लगेगी? यस सर। एडिशनल कंडीशन इज टू बी चेक। बिल्कुल धीरे धीरे चलना, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेटा टेक्निकल आपकी क्या है साहब अमेंडमेंट्स हैं, फॉरेन टैक्सेशन की हैं बेटा। ये इसमें प्रोफेशनल लग जाते हैं, आप तो भी बच्चे ही हैं। क्या चेंज आया है? खाली चेंज बताओ मुझे, केवल ये- चेंज वाला पोर्शन बताना। ये था अगर इंडियन कि सिटीजन पहले- पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहता आउटसाइड इंडिया है, टोटल इनकम उसकी अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है, वो अगर इंडिया में विजिट के लिए आता है, 120 दिन से कम है, सीधा आंसर नॉन रेजिडेंट, आगे कुछ चेक मत करना। 120 दिन या उससे ज्यादा है और 182 दिन से कम है, रेजिडेंट तो हो गया, और अगर पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा है, ये हो जाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और अगर 182 दिन से ज्यादा है, फिर तो वो नॉर्मल केस हो गया बेटा, जो मैंने पढ़ाया था, रेजिडेंट है। एडिशनल कंडीशन चेक कर लो, दोनों सेटिस्फाइड है तो R एंड OR, कोई एक सेटिस्फाइड है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है तो R एंड NOR। ठीक है, सर एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो, लो। बस सर ठीक है। ये ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी, तभी वो R एंड NOR होगा। इन दोनों में से कोई सा भी एक मिस हो गया, सीधा नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी एक मिस हो गया बेटा, सीधा नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। ये ध्यान रखना है, इस केस में एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी। आप मुझे ये बता सकते हो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इंडिविजुअल R एंड NOR कब कब होता है? अगर इसका कंप्लीट आंसर दे दिया ना बेटा आपने, आप अप्रिशिएट करूंगा लिटरली मैं आपको, कि आपको लो पढ़ना आता है। एक अगर मैं थियोरेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूं, when an individual shall be treated as R and NOR, पहले बताना फिर लिखना, या मैं ही लिखवाता हूं, चलो हैवी लगेगा आपको, शायद ना बता पाओ। बोलूं या आप बोलोगे? सर एक बार ट्राई करते हैं। बोलो बेटा, बोलो, मेरे को बताओ। सर R and NOR कब कब होगा? पहले तो जब पहले अमेंडमेंट से पहले तब होता था। नहीं, सीधा बता आंसर, सीधा। अब अमेंडमेंट नहीं, आंसर दो सीधा। हाँ, तो अब 120 डेज और 120 डेज से ज्यादा और 182 डेज से कम है, तो वो, और उसके साथ साथ प्रीवियस प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 365 डेज या फिर उससे ज्यादा है, तो वो, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो R एंड NOR है। हमें एक एडिशनल point। और कब कब होगा? और कब कब? पूरा इंडिविजुअल पूछ रहा है ना वो। सर अंडर सेक्शन 6(1)(a) के होगा। मार्वलेस, 2 हो गए। और कब होगा? और सर सर, जब एक जब दोनों normal एडिशन condition और इसके में अलावा एक ऑल अदर normal- केसेस व्हेन ही सेटिस्फाइज फर्स्ट बेसिक कंडीशन एंड वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन। लिख सकता हूँ ना? यस सर लिख सकते हैं। लिख दूं इकट्ठे? हाँ जी सर। लिखो, R एंड NOR कब होंगे? एन इंडियन सिटीजन एन इंडियन सिटीजन कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? Who resides outside India? आउटसाइड इंडिया कहाँ पर? टैक्स 7 कंट्रीज में।
an Indian citizen lives outside India in tax haven country having total income other than foreign sources exceeds, बोलते रहो बेटा, भूल जाता हूं मैं, 15 lakh. 15 लाख. तो ये तो हमेशा ही क्या होगा, आर एंड एन आर. बोलो ना, बोलो बेटा. Yes, sir. ठीक. सेकंड पॉइंट बोलो कब होगा आर एंड एन आर. एन इंडियन सिटीजन और Person of Indian origin. who resides outside India in any country. Yes, sir. Who resides outside India comes to India for Visit purpose. and. अब बोलो and Lives 120. इसको ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं, आपकी और बेटर याद करने में आसानी रहेगी ना. एंड करंट ईयर में कितने दिन, करंट ईयर में कितने दिन, 120 days or more or less than 182 days. एंड इन 4 सालों में 365 days or more. क्लियर, क्लियर है बेटा जी. Yes, sir. और इसके अलावा any other case which is not covered in, any other case which is not covered in 1 and 2 above. तो उस केस में क्या चेक करेंगे, उस केस में क्या चेक करेंगे, additional conditions. मैंने वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, पहले रेजिडेंट तो करो, एंड सेटिस्फाइज वन और None of the additional. मेरे हिसाब से समझ में आ गया हुआ बेटा. हाँ जी, Yes, sir. पक्का. अब केवल मुझे अमेंडमेंट बोलो और कुछ मत, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कुछ मत करना, केवल अमेंडमेंट. पहला 61A, इंडियन सिटीजन जो किसी ऐसी कंट्री में रहता है जहां पर उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, इंडिया से टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है, वो एक दिन के लिए ना भी अगर इंडिया में आए तो भी वो बेटा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा. फुल स्टॉप. नंबर 2, एक इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बेटा रहता आउटसाइड इंडिया में है, इंडिया में विजिट के लिए आता है, तो अगर बेटा और टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, तो इन दैट केस अगर वो 120 दिन या उससे ज्यादा है एंड लेस देन 182 डेज एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा है, तो वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा. एम आई क्लियर? सर जो सेकंड अमेंडमेंट है उसका नाम क्या है, मतलब वो कौन से सेक्शन में आती है? 6 सेक्शन 6 में है. हाँ जी बेटा. कुछ सर ऐसा नहीं उसके आगे सेक्शन 6 अंडर सेक्शन हो कुछ आगे? अच्छा, सब सेक्शन 6 सेक्शन 6 सब सेक्शन 6. ओके.
ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस कराऊं एक बार? ठीक है, प्रैक्टिस कराऊं? एक एग्जांपल लिख लो, आप नहीं कंफ्यूज कर जाओगे, लिख लो एग्जांपल। मिस्टर एक्स, a person of Indian origin, resides in USA, having total income other than foreign sources ₹50 लाख। 15 लाख से ज्यादा है बेटा? 15 लाख से ज्यादा है। comes to India for visit purpose, comes to India for visit purpose, provide the following information। आप ईयर लिख लो और मैं बहुत सारे केस बनाऊंगा। प्रीवियस ईयर 2021 और पहले के 4 साल बताना बेटा, 19-20। मेरे साथ साथ चलना, आगे पीछे मत होना। पहले क्वेश्चन लिखो। मिस्टर एक्स, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिसाइड्स इन यूएसए, हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स ₹50 लाख, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस। सारे पॉइंट सेटिस्फाइड हो गए बेटा? यस सर। सारे पॉइंट सेटिस्फाइड हो गए ना? विजिट पर्पस के लिए आ रहा है। अब मैं बताता हूं और आप मुझे बताना। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, केस ए। सर 20-21 में रहा वो हर साल 100 डेज। स्टेटस बताओ। स्टेटस बताओ। NR। ये क्या हो जाएगा? 120 दिन से कम है करंट ईयर में? यस। यस सर। करंट ईयर में 120 दिन से कम है तो कुछ चेक ही नहीं करना, सीधा NR। चेक ही मत करना, NR। प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना क्या सिखाना चाह रहा हूं। केस बी 120 दिन से ज्यादा था जी, ये 130 दिन, और पहले के 4 सालों में ये स्टेटस था। R and NOR। सर R and NOR। चेक करो क्या करंट ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा और 182 से कम है? यस सर। यस, करंट ईयर में 120 या उससे ज्यादा, 182 से कम है। एंड क्या पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा है? यस सर। यस सर। यस, तो आज के टाइम बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? R and NOR। फाइनेंस एक्ट 2020। 2020। अब प्लीज ध्यान देना जिसके लिए मैं समझाना चाह रहा हूं। वो करंट ईयर में तो 150 दिन के लिए है, पर उससे पहले के 4 सालों में उसके 365 दिन नहीं बन रहे। करंट ईयर में तो 120 या उससे ज्यादा, 182 से कम है, पर पहले के 4 सालों में उसके बेटा 365 दिन नहीं बन रहे। सोच के बताना नॉन रेजिडेंट। नॉन क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। R एंड NOR होने के लिए 120 या उससे ज्यादा, 182 से कम, एंड 365 या उससे ज्यादा। वेरी गुड बेटा। अब अगर ये समझ में आ गया तो शायद आप ये भी बता दो, पहले के 4 सालों में तो 365 दिन बन रहे हैं, पहले के 4 साल, पर करंट ईयर में 120 दिन नहीं बन रहे। सर तो भी नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट। बोलो बेटा। नॉन रेजिडेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर ये आपने बता दिया तो लिटरली बेटा मजा आ जाएगा। सर वो तो करंट ईयर में ही 185 दिन था और पहले के 4 सालों में मान लो वो था ही नहीं।
R and OR. Yes, R and OR. क्योंकि नॉर्मल और मत बोलो, आप ये बोलो फर्स्ट resident, कंडीशन सेटिस्फाइड, resident. नॉर्मल केस है ये, Resident. नॉर्मल केस है ये, तो ये रेजिडेंट हो गया। Yes sir. Resident only. OR या NOR डिपेंड हाँ, करेगा हाँ, एडिशनल additional कंडीशन, condition. वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर। भाई नॉर्मल केस बोलो ना आप, इसको सीधा R एंड OR या R एंड NOR मत बोलो बेटा, क्योंकि Okay, नॉर्मल केस है, रेजिडेंट तो हो गया, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होती तो उसके हिसाब से हम बता देते R एंड OR है या R एंड NOR है। ओके सर। एक लास्ट बनाऊं यस सर। Yes sir. बेटा, मजा आ रहा है लिटरली मुझे पढ़ाने में भी, आपको पता नहीं पढ़ने में आ रहा है नहीं आ रहा है, पर मैं बड़ा हैप्पी हो रहा हूँ, क्योंकि ये चीज ना मैंने सेमिनार में ली थी, जो सीए की सेमिनार होती है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के समझ में नहीं आ रही थी जो प्रैक्टिस में है। आपके समझ में आई है, रट रहे हैं आप, आई डोंट नो बेटा, पर ये चीज बहुत हैवी चीज है ये। अगर ये आपने बता दिया 200 दिन, इस साल 300 दिन, इस साल 365 पूरे साल था, इस साल 200 दिन, इस साल 365 दिन, कंप्लीट आंसर बताना। Resident and ordinary resident. Ordinary resident. Resident and मेरी सुन तो लो बेटा, पहले तो चेक करो क्या ये फाइनेंस एक्ट 20 की अमेंडमेंट में कहीं आ रहा है? No sir. No कब sir. आता? ये बाहर वो कब रहता आता? ही नहीं है। Sir, बाहर अगर रह वो नहीं बाहर रहे रहता तो वो तब आता जब 120 दिन या उससे ज्यादा होते और 182 से कम होते। कम Yes होते। sir. Yes तो ये sir. तो वो वाला केस नहीं बन रहा, Yes, ये yes. तो नॉर्मल ये केस बनेगा नॉर्मल बेटा। केस है। नॉर्मल केस में ये रेजिडेंट तो हो गया, Ordinary resident भी है, क्योंकि ये कभी बाहर गया ही नॉर्मल नहीं। केस है ये, रेजिडेंट हो गया। और अगर मैं चेक करूं 10 में से 2 रेजिडेंट है, यस। Yes sir. यस। क्या साथ में 360 730 दिन है? यस। हाँ सर है। करंट इन्फॉर्मेशन से ही पता चल रहा है 730 से ज्यादा ज्यादा ही बन रहे हैं ना है, बेटा, Yes, sir. उससे ज्यादा ही तो ये बन क्या रहा हो जाएगा? R and है। OR. R and OR। ये हो जाएगा बेटा R And एंड। OR. तो लो एग्जामिनर कैसे मर्जी घुमा ले, आपके लेवल पे तो वो सीधा पूछेगा कि R एंड NOR की सिचुएशन दे देगा बेटा। कब कब आप 2 केस याद कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम दोनों अमेंडमेंट तेजी से बोल देता हूँ बेटा मैं। पहली अमेंडमेंट केवल इंडियन सिटीजन, वहां पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, 61A में इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया किसी ऐसी कंट्री में रहता है जो टैक्स हेवन है और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, वो इंडिया में चाहे एक दिन के लिए ना भी आए, वो मान लिया जाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, फुल स्टॉप। सेकेंड, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है, जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं और इंडिया में आते हैं विजिट के लिए, एंड उनकी टोटल इनकम क्या है बेटा, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो अगर वो करंट ईयर में 120 दिन से कम है, नॉन रेजिडेंट। अगर करंट ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा और 182 दिन से कम है, एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा है, तो वो होंगे रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एंड थर्ड और लास्ट, अगर वो 182 दिन से ज्यादा है तो वो नॉर्मल केसेस की तरह कंसीडर होगा, रेजिडेंट तो होगा, ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली डिपेंड करेगा कि वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर पा रहा है या नहीं। गुड है? ओके सर। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस इन टोटलिटी। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इफ्स एंड बट्स हो बेटा, पूछ सकते हैं 1 by 1। एनी क्वेरी, एनी इफ्स एंड बट्स, 1 by 1। सर F पॉइंट फिर से बता दो। कौन से वाला बेटा? सर F पॉइंट। एफ पॉइंट। एफ पॉइंट में मेरा क्वेश्चन सुनियो बच्चे और केवल उसी का आंसर देना। क्या ये फाइनेंस एक्ट 20 की अमेंडमेंट में कवर हो रही है ये वाली सिचुएशन? वो कब होती? नहीं हो रही। वो कब होती? जब 120 दिन या उससे ज्यादा होता और 182 दिन से कम होता। वही तो थी ना अमेंडमेंट बेटा, हाँ जी 120 सर। दिन या उससे ज्यादा, 182 से कम। तो ये उसमें तो आ ही नहीं रहा, तो जो उसमें नहीं आ रहा वो तो नॉर्मल केस में आएगा बेटा। तो नॉर्मल केस मैंने क्या सिखाया था? फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे जो सेटिस्फाइड है, और बेटा दोनों एडिशनल सेटिस्फाइड हो रही हैं। पास्ट के 10 में से 2 रेजिडेंट है, प्राइमा फेसी नजर आ रहा है, और 7 सालों में 730 दिन है, तो ये हो जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट।
डिटेल में एनालिसिस करवा दी बेटा मैंने अमेंडमेंट। सर सेकंड अमेंडमेंट में डाउट है, ये जो बोले। सर 182 डेज वाला प्रोविजन था, ये तो सिर्फ सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए था ना, एक्सक्लूसिव इंडियन सिटीजन के लिए दोनों वर्ड थे इसमें, इंडियन सिटीजन भी और पर्सन ऑफ इंडियन। क्या कर रहा है बेटा, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया जा रहे थे तो खाली इंडियन सिटीजन था, क्रू मेंबर इंडियनशिप खाली इंडियन सिटीजन था। इंडिया में जो घूमने के लिए आ रहे थे वहां दोनों वर्ड थे, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके थैंक यू सर। याद रहेगा या डायग्राम फॉर्म में बनाऊं? याद रहेगा सर। सिंपल सा सर है। सर अब एक बोलो। बार पूरे रेजिडेंशियल स्टेटस में से एक दो क्वेश्चंस बना दो। अरे हर क्वेश्चन साथ साथ बना दो दिए मैंने, अलग अलग कैसे बनाऊं मैं? कम से कम 20-30 क्वेश्चन करा दिए होंगे। मींस सारी चीजें इंक्लूड करके, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा। सारी चीजें इंक्लूड कर तो ली थी अभी ये वाली बेटा, और कैसे बनाऊं? जो ये क्वेश्चन बनाए थे आज ही, रेजिडेंशियल स्टेटस भी निकलवा दिया था और मैंने टोटल इनकम भी कंप्यूट करवा दी थी। ठीक है, यस सर। चलो एक लास्ट चीज अगर लिखना चाहो तो ये लिख लेना, मैं इसी को डायग्राम फॉर्म में बना रहा हूं। 182 दिन वाले को कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ आप। 182 और 120 दिन वाला। यस सर। भाई दो केस यहां तक तो सेम है, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, ये भी सेम है। इंडिया में आ रहे हैं विजिट के लिए, ये भी सेम है। इनकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस, इसके दो केस बना लो। या तो ये 15 लाख तक होगी छोटी, या ये 15 लाख से ज्यादा होगी। अब आप मुझे बताओगे बेटा, अगर ये 15 लाख तक है, क्या ये अमेंडमेंट में आ रहा है? यस सर। यस सर। 15 लाख तक है तो क्या अमेंडमेंट में आ रहा है? नहीं No, सर, sir. above No. above 15 लाख। फाइनेंस एक्ट 2020 अमेंडमेंट शैल नॉट अप्लाई। अमेंडमेंट नहीं लगेगी तो क्या लगेगा? नॉर्मल केस। नॉर्मल केस का मतलब क्या है? ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन। Only first basic condition, that is 182 days shall be considered. और अगर रेजिडेंट हो गया तो if resident then we have to check, बोलो ना, बोथ बोलो बेटा, एडिशनल कंडीशन। अगर 15 लाख तक है तो नॉर्मल केस, जैसे मैंने आज से पहले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तो वो नॉर्मल केस बन गया। ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन दैट इज 182 डेज शैल बी कंसीडर। और एक बार रेजिडेंट हो गया तो फिर हम चेक करेंगे ना बेटा, एडिशनल कंडीशन आर एंड ओ आर है या आर एंड एन ओ आर है। इस वाले डायग्राम में कोई दिक्कत जो यहां तक मैंने बनाया? नो सर। पक्का? यस सर। इसमें क्या लिखूं? अगर अबव 15 लाख है तो फाइनेंस एक्ट 2020 अमेंडमेंट शैल अप्लाई। गुड। और वो अमेंडमेंट क्या बोलती है? वो अमेंडमेंट क्या बोलती है डायग्राम फॉर्म में बना दूं? यस सर। क्या बोलती है अमेंडमेंट, आप बताओ। करंट ईयर में 120 days
or more, but less than 180 days. Good. 182 days. And Preceding 4 years में 365 days. तो क्या होगा ये? R and NOR. गुड. क्या एडिशनल कंडीशन चेक करनी है? No, sir. नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन. तो आज का होमवर्क दे रहा हूं बेटा, कभी होमवर्क देता नहीं हूं मैं. रेजिडेंशियल स्टेटस को रिवाइज कर लेना अच्छे से, स्पेसिफिकली ये अमेंडमेंट जो ये फाइनेंस एक्ट 2020 से मैंने 2 अमेंडमेंट पढ़ाई हैं, ठीक है ना? Okay, sir. So that is all for today. Thank you. Sir, Thank you. Screen